हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, यानी कि पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन जो है उसके बाद जिसमें हम लोग ब्लैक बॉडी पढ़े, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये दो कॉन्सेप्ट आने के बाद हम लोगों का आया प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जिसको मैक्स प्लैंक ने दिया इन 1901। Max Planck proposed his quantum theory of radiation, which states that, क्या बात इसने बताया, क्वांटम का मतलब क्या होता है, कि अगर समझ जाओगे तो पूरा कॉन्सेप्ट आसानी से समझ जाओगे। अभी हम लोगों का जो है कोविड-19 का जो केस चल रहा है, उस दौरान हमारे देश के पीएम जब आए और आत्मनिर्भर भारत का जब कॉन्सेप्ट बताया उन्होंने, तो उन्होंने भी इस वर्ड को यूज़ किया, क्वांटम वर्ड। उन्होंने कहा कि हम लोगों को क्वांटम जंप करने का ज़रूरत है। तो क्वांटम जंप क्या है वो समझना है। अगर हम लोग क्वांटम वर्ड समझ जाएंगे तो ये पूरा थ्योरी समझ में आ जाएगा, क्योंकि यही एक वर्ड है जो इसमें नया है और यही वर्ड जो है इस पूरी थ्योरी को एक्सप्लेन कर देगा। एक ग्राफ हम लोग पढ़े हैं मैथ्स में, ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्राफ। तो अगर हम लोग जो है y इज इक्वल टू इसका ग्राफ बनाते हैं एंड y इज इक्वल टू x का ग्राफ बनाते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या आता है। इसका ग्राफ हमको कैसा मिलेगा, ऐसा। लेकिन इसका ग्राफ अगर हम लोग देखें तो ऐसा मिलेगा। इसमें क्या है, हर पॉइंट पर डिफाइंड है। इसमें भी वैसे ही इंक्रीज कर रहा है, ग्राफ इंक्रीजिंग ही है, बट दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूअस इंक्रीज एंड दिस इज कॉल्ड क्वांटम इंक्रीज। क्वांटम इंक्रीज का मतलब होता है कि बीच का कुछ पार्ट छोड़कर वो इंक्रीज करेगा, फिर कुछ पार्ट छोड़कर इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। डिसकंटिन्यूअसली जो है इंक्रीज या डिक्रीज होगा, कॉन्टिन्यूअसली होगा, रेगुलर होगा, स्लोप जो है एक खास स्लोप पे होगा। दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस गेन या कंटिन्यूअस लॉस, बट दिस इज क्वांटम। गेटिंग द पॉइंट। ये हमारा क्वांटम चेंज है, ये हमारा कंटिन्यूअस चेंज है। तो डिसकंटिन्यूअस जो चेंज होता है दैट इज कॉल्ड क्वांटम। तो इसी क्वांटम वर्ड का यूज प्लैंक ने किया और अपना एक थ्योरी प्रपोज किया, जिसमें उन्होंने रेडिएशन के एक कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्लेन किया कि जो रेडिएशंस होते हैं उनके अंदर क्वांटम कॉन्सेप्ट है, यानी कि क्वांटम कैरेक्टरिस्टिक है। वो हमारे जो है एनर्जी को एब्जॉर्ब या रेडिएट करने के लिए क्वांटम पैटर्न को फॉलो करते हैं। वो कंटिन्यूअस पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं, वो हमारे क्वांटम पैटर्न को फॉलो करते हैं। एक और एग्जांपल हम देते हैं। हमारे पास आइस है, आइस जो है
0 डिग्री सेल्सियस पर है और 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर हो जाता है। अचानक जो है आइस से वाटर में बदल गया, स्टेट चेंज, टेम्परेचर कांस्टेंट, स्टेट चेंज, दैट इज क्वांटम चेंज। लेकिन इसके बाद जो है उसमें क्या होगा, कंटिन्यूअसली टेम्परेचर चेंज होगा टिल 100 डिग्री सेल्सियस, देन अगेन क्वांटम चेंज। गेटिंग द पॉइंट कि हमारा क्वांटम क्या हुआ। ऐसा नहीं होता कि आइस अपना टेम्परेचर राइज कर रहा है और धीरे 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 वाटर में भी बदल रहा है। नहीं, जब आइस जो है अपना स्टेट चेंज करेगा बिल्कुल टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देता है। टेम्परेचर जब इंक्रीज कर रहा है, ये कंटिन्यूअस चेंज है, ये कंटिन्यूअस। इसका भी ग्राफ तुम लोग पढ़े होगे तो कुछ ऐसा पढ़ोगे, ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया। तो वही हमारा जो है क्वांटम वर्ड को एक्सप्लेन करता है। तो क्वांटम जंप का मतलब भी यही था कि हमें जो है अब स्लो प्रोसेस से प्रोग्रेस नहीं करना है, हमें अचानक प्रोग्रेस करना है और लंबा छलांग लगा के प्रोग्रेस करना है। तो क्वांटम का मतलब यही होता है कि जो भी गेन हो या जो भी लॉस हो, वो हमारा जो है क्वांटम के फॉर्म में, दैट इज एक फिक्स क्वांटिटी में इंक्रीज या फिक्स क्वांटिटी में डिक्रीज, ऐसा कुछ। जैसे अक्सर हम लोग देखते हैं मूवी वगैरह में कि हीरो जो है या हीरो का फैमिली है, वो क्या करता है कि किसी बिजनेस को करने के लिए अपना सारा पैसा जो है घर वगैरह गिरवी रख देता है और उसका बिजनेस डूब जाता है। और जैसे उसका बिजनेस डूबता है उसका घर नीलाम होने लगता है। दैट इज क्वांटम जंप फ्रॉम द स्टेटस 1 टू स्टेटस 2। अमीर से गरीब की तरफ क्वांटम जंप हुआ, बीच में कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं हो, उसमें दिखाता ना कि पहले गाड़ी का टायर बिका, फिर गाड़ी का सीट बिका, फिर गाड़ी बिका, ऐसे नहीं हुआ। कंटिन्यूअसली वो गरीब नहीं हुआ, वो क्वांटम गरीब हुआ। अमीर था गरीब हो गया, दैट इज क्वांटम शिफ्ट। तो क्वांटम वर्ड का मीनिंग ही यही होता है कि कंटिन्यूअस काम नहीं होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। आज जो है वो जिस कंडीशन पे है उससे अचानक दूसरे कंडीशन पे पहुंचेगा, फिर अचानक उसके बाद कंडीशन वो चेंज करेगा। ये क्वांटम कॉन्सेप्ट जो है वो आज के लिए जो एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाया गया उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक जो है स्ट्रक्चर आया है एटम का, उसमें क्या कहा गया कि हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस बहुत बड़ा बना दिया, इतना बड़ा नहीं होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। लेट्स से दिस इज द फर्स्ट ऑर्बिट, इसको फर्स्ट ऑर्बिट मान लेते हैं। हाइड्रोजन का एटम है, सबसे सिंपल, क्योंकि उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। प्रोटॉन यहां पर हो गया, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। इस क्वांटम कॉन्सेप्ट का मतलब समझना कि क्या है। और हाइड्रोजन एटम में हमारा एक प्रोटॉन जो कि न्यूक्लियस में हो गया और एक इलेक्ट्रॉन, बस इतना ही होता है। तो क्वांटम जो है थ्योरी आने के बाद और भी कॉन्सेप्ट्स आए, उसके बाद हमारा कैसे ये जो है डायग्राम तैयार किया गया वो समझना। कहा गया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगा रहा है इस ऑर्बिट में लाइक दिस, मतलब वो यहां से चल रहा है, यहां गायब हो रहा है, फिर यहाँ जो है रीअपियर कर जा रहा है, एंड देन चल रहा है, गायब हो रहा है, फिर रीअपियर कर जा रहा है, फिर गायब हो रहा है, फिर रीअपियर कर जा रहा है, गायब हो रहा है, रीअपियर कर जा रहा है। ऐसा जो है जो मॉडर्न एटॉमिक
जो है मॉडल है उसमें है। और ये हम बनाए हैं 2 डायमेंशनल, ये एक्चुअली 3 डायमेंशनल है, मतलब ऐसे भी चक्कर लगा रहा है, ये भी ऐसे भी चक्कर लगा रहा है, ऐसे भी चक्कर लगा रहा है। सो ये पूरा एक पाथ को फॉलो कर रहा है, वो इस पाथ को फॉलो कर रहा है, वो इस पाथ को फॉलो कर रहा है। तो मॉडर्न जो हमारा एटॉमिक मॉडल जो बनाया गया एटम का, वो क्वांटम थ्योरी के बिना पॉसिबल नहीं था। तो क्वांटम थ्योरी ने ये बताया कि जो एनर्जी का गेन और लॉस है एटम्स में, वो क्वांटम पैटर्न को फॉलो करता है। जिसका मतलब ये था कि जब इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन या लॉस करेंगे या रेडिएशन, इन्होंने तो रेडिएशन के बारे में बोला, लेकिन हम लोग जो है उसको आगे बढ़ाएं तो इलेक्ट्रॉन पे देखें कि हमारा जब वो गेन और लॉस करेगा तो वो डिस्क्रीट फॉर्म में करेगा। डिस्क्रीट फॉर्म का मतलब हो गया डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में करेगा, कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं करेगा। तो यही इनका जो है कॉन्सेप्ट इतना रेवोल्यूशनरी था, जिस पर जो है हमारे मॉडर्न कॉन्सेप्ट आगे बढ़ा। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, इतना ही चीज ध्यान में रखना है कि जो रेडिएशन के बारे में इन्होंने कहा उसको आगे बढ़ाया गया, पार्टिकल नेचर तक इंक्लूड किया गया। और ये आगे बढ़ते बढ़ते जो साइंस है हमारा, वो मटेरियल तक आया। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि मटेरियल तक आया, और वो जो है मटेरियल पे भी यूज होगा। तो क्वांटम थ्योरी को मैक्स प्लैंक ने 1901 में प्रपोज किया, और उन्होंने कहा क्या क्या? पहला, जो रेडिएंट एनर्जी है, जो रेडिएंट एनर्जी होता है, मतलब कि रेडिएशन का एनर्जी इज रेडिएटेड और एब्जॉर्ब्ड discontinuously in the form of small packets called quanta। जो स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी है उसको हम लोग कहेंगे क्वांटा। जो रेडिएंट एनर्जी है वो रेडिएट होगा, जो हमारा फैलेगा या एब्जॉर्ब होगा, वो स्मॉल पैकेट के फॉर्म में होगा, कंटिन्यूअसली नहीं होगा, उसको हम लोग कहेंगे, स्मॉल पैकेट को कहेंगे क्वांटा। In case of light radiation, quanta is called photon। रेडिएंट एनर्जी जो भी है, रेडिएंट एनर्जी हमारा जो है जनरली कहा जाएगा क्वांटा, लेकिन अगर उसको हम लाइट से जोड़ेंगे तो उसको बोलेंगे फोटॉन। लाइट के केस में उसको फोटॉन बोलते हैं, और ऐसे जनरल टर्म में क्वांटा बोलते हैं।
द एनर्जी ऑफ each quanta is fixed। हर क्वांटा का एनर्जी फिक्स्ड है, वो उतना ही एनर्जी जो है एब्जॉर्ब करेगा या रेडिएट करेगा। द एनर्जी ऑफ each quanta is directly proportional to its frequency। जो क्वांटा का एनर्जी होता है वो उसके फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दैट इज, जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्रीक्वेंसी का सिंबल न्यू, वेयर ई इज एनर्जी ऑफ क्वांटा, न्यू इज फ्रीक्वेंसी। अब इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने का पैटर्न तो हम लोग पढ़ चुके हैं। उसमें क्या होता था, हम लोग प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे और कोई कांस्टेंट लगाते हैं। तो प्लैंक्स ने इस थ्योरी को जो है बताया है इस बात को, तो उनके रिस्पेक्ट में यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाया गया, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो जो h है उसको कहा गया प्लैंक्स कांस्टेंट। और h का वैल्यू कितना होगा, तो 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34। अब इससे हम लोग देखें अगर यूनिट ऑफ h, तो e बाई न्यू और न्यू का पर सेकेंड, तो पर सेकेंड ऊपर आकर सेकेंड बन जाता है। सिंस h इज इक्वल टू e बाई न्यू, e का जूल और न्यू का पर सेकेंड। द टोटल एनर्जी ऑफ क्वांटा का टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू एन एच न्यू। तो ये हमारा एक का एनर्जी एच न्यू था, तो n क्वांटा का एनर्जी n इंटू एच न्यू। तो टोटल एनर्जी ऑफ क्वांटा इज सम इंटीग्रल मल्टीपल of energy of each quanta where n जो है वो है नंबर ऑफ क्वांटा। नंबर ऑफ क्वांटा हो गया n। नोट 1 आइंस्टीन एनर्जी, एनर्जी ऑफ 1 मोल क्वांटा। 1 मोल क्वांटा की एनर्जी को हम लोग जो है 1 आइंस्टीन एनर्जी भी कहते हैं। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बेसिस पर हम लोगों का जो आगे का कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम लोग
अभी पढ़े थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, उन सब का फॉर्मूला डिराइव करते हैं। इफ फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो जाए, व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन जिस पर इलेक्ट्रॉन्स इमिट होना शुरू हो जाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का सिंबल म्यू नॉट। The energy associated is called threshold energy. उसको हम लोग E नॉट से देते हैं बाय प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से हमें पता चला कि जो एनर्जी ऑफ क्वांटा होता है वो तो होता है E इज इक्वल टू एच न्यू। तो अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का बात हो जाए, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड आ जाएगा तो एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट threshold energy E naught is equal to H into threshold frequency mu naught। E naught is equal to H mu naught। ठीक है, तो ये हमारा थ्रेशोल्ड एनर्जी या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का जो है आपस में रिलेशन है इन केस ऑफ क्वांटा। इसका यूज हमारा बहुत ज़्यादा है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद हमारा जो है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी इसलिए भी सक्सेसफुल थ्योरी में माना गया क्योंकि ये हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्लियरली एक्सप्लेन कर पाया। तो इसमें हमारा जो नेक्स्ट टर्म आता है वो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, जो कि एक्सप्लेन करेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने से पहले कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या था, हम लोग ये समझते हैं फिजिक्स में हम लोग देखें कि आइस, वाटर, वाटर, आइस अगर हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस पे है तो वो मेल्ट करेगा और 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर में कन्वर्ट करेगा, और इस दौरान हमारा क्या होता है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता। लेकिन अगर वाटर से वाटर में अगर हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ जो हम लोग हीट दे रहे हैं Q1 और Q2, तो Q2 के दौरान टेम्परेचर राइज किया। अब क्या हो कि अगर हम सिर्फ उसको इतना ही एनर्जी दें जो Q1 के बराबर हो तो सिर्फ मेल्ट करेगा, टेम्परेचर राइज नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही हम उस एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी दिए तो हमारा क्या होगा, टेम्परेचर राइज करना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ जो हमारा एनर्जी एब्जॉर्ब होता है वो हमें विजिबल नहीं होता, लेकिन यहाँ जो हमारा एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है वो टेम्परेचर राइज कर रहा है, इसलिए ये विजिबल हो जाता है। इसी तरह से जो है हमारा एनर्जी का गेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के दौरान भी होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमारा क्या होता है कि एक मेटल है, इस मेटल सरफेस पर
लाइट रेडिएट किया गया, उस लाइट का कुछ फ्रीक्वेंसी है, उस लाइट का कुछ फ्रीक्वेंसी है, तो उसका एनर्जी हो गया h बीम। जैसे ही ये इस पे फॉल किया, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट किया। मेटल सरफेस पे लाइट फॉल होने पर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करता है, ये हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट किया उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, उसका काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या होगा, उसी को हम लोगों को इसमें कैलकुलेट करना है। लेट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है मेरा h न्यू न्यू नॉट है। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट है, तो ये हमारा वो एनर्जी हुआ जो ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा और मेटल सरफेस से आज़ाद हो जाएगा। थ्रेशोल्ड एनर्जी E नॉट इज इक्वल टू h न्यू नॉट। The frequency of radiant energy, रेडिएंट एनर्जी का जो फ्रीक्वेंसी है वो मेरा न्यू है। तो एनर्जी एसोसिएटेड उसका कितना हो जाएगा, जो कि हमारा E से रिप्रेजेंट होगा, बिकॉज E इज जनरल टर्म, हम इसका बात कर रहे हैं। तो E इज इक्वल टू h न्यू। हमारे पास एक मेटल सरफेस है जिसका थ्रेशोल्ड एनर्जी यानी कि E नॉट जो है ये है। हम इसको जो है एक रेडिएंट एनर्जी दिए जिसका एनर्जी है E एनर्जी दिए, और इस मेटल का जो है थ्रेशोल्ड एनर्जी है E नॉट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आएगा, इतना एनर्जी लेकर आएगा और ये क्या करेगा, इतना एनर्जी रख लेगा। ये अमाउंट ऑफ एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा ताकि इलेक्ट्रॉन को अपने सरफेस से फ्री करे। इलेक्ट्रॉन को अपने सरफेस से फ्री करने के लिए जो है ये इतना एनर्जी चार्ज करेगा। तो हमारा 3 केस बनता है। केस 1, इफ जो हमने फ्रीक्वेंसी दिया, जो हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी दिया, दैट इज दिस वन, जो लाइट फॉल कर रहा है, अगर वो कम है न्यू नॉट से, यानी इसको जो चाहिए, सपोज करो इसको चाहिए 100 रुपया, कह रहा है कि 100 रुपया लेकर हम इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे, और ये जो है 99 रुपया है, ये 99 लेकर इसके पास आएगा, तो ये क्या करेगा, छोड़ेगा इलेक्ट्रॉन? नहीं छोड़ेगा। तो वही चीज़ हम कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर कम है तो इसका मतलब जो एनर्जी है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम हो गया। तो इस केस में क्या होगा, नो इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड, उसमें इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होगा। अब कोई मेटल सरफेस है वो जो है 700 nm के फ्रीक्वेंसी पर जो है इलेक्ट्रॉन छोड़ना शुरू करेगा। अगर उसका जो है 700 nm पर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना शुरू हुआ, उससे कम का अगर हम देंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं करेगा, चाहे कितना भी कर दें। इसको चाहिए 100 रुपया,
इसका है 99 रुपया। ये 10 बार भी इसके पास आ जाए तो कहेगा भाई 100 लाओ तो ही हम देंगे इलेक्ट्रॉन, नहीं तो हम नहीं कुछ कर सकते। सो उसी तरह अगर 100 से कम है तो कितना बार भी, यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो कितने घंटे भी हम उस पर रेडिएट करते रह जाएं, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। तो हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यही पढ़ा था कि हमारा जो है किसी सर्टेन फ्रीक्वेंसी से कम का अगर रेडिएट करेंगे एनर्जी उस पर, तो हमारा कितने देर भी हम करते रह जाएं हमारा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। तो ये हमारा यहाँ से एक्सप्लेन हो गया बात कि क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अब ये मेटल है, इसके लिए जो आयोनाइजेशन एनर्जी कहें या वर्क फंक्शन कहें या थ्रेशोल्ड एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को छोड़ने के लिए एनर्जी फिक्स हो गया, E हमारा फिक्स हो गया। तो E बराबर h न्यू, ये भी फिक्स हो गया। h तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो E बाई h न्यू फिक्स हो गया। ये भी फिक्स, ये भी फिक्स, तो ये भी फिक्स होगा। तो इसीलिए किसी भी मेटल सरफेस का जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है वो फिक्स होता है, क्योंकि उसका एनर्जी फिक्स है कि इतने ही एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन को वो छोड़ेगा, रेडिएट करेगा, इलेक्ट्रॉन को जो है इमिट करेगा। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उसका फिक्स हो जाता है। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फिक्स हो गया, उससे कम का फ्रीक्वेंसी हम उस पर देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं करेगा। अब दूसरा केस, इफ जो हम फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के एग्जैक्टली बराबर हो जाए, हम जो है उसको एनर्जी जो फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं उसका वैल्यू जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर है। फॉर एग्जांपल ये मेटल सरफेस है, इसको 700 nm का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो 700 nm लेकर आए, 700 nm का रेडिएट किए इस पे लाइट, तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो E है वो इक्वल हो गया E0 के। इलेक्ट्रॉन विल इजेक्ट, इलेक्ट्रॉन मेरा इजेक्ट हो जाएगा, बट कंडीशन क्या आया, ये हमारा जितना एनर्जी ये लेकर आया ये पूरा एब्जॉर्ब कर गया। अब एनर्जी है ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन जो है इसके सरफेस को तो छोड़ दिया, पर वो जाएगा कहाँ, जाने के लिए उसके पास कोई एनर्जी नहीं है। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन में कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का कोई वेलोसिटी नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन इससे आज़ाद हो गया, इलेक्ट्रॉन इस मेटल सरफेस से आज़ाद हो गया, लेकिन वो जाएगा कहाँ, उसके पास कुछ भी नहीं है, वो रहेगा उसी सरफेस के ऊपर, लेकिन न्यूक्लियस के इफेक्ट से आज़ाद हो गया। बट इलेक्ट्रॉन हैज़ जीरो वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी, उसका काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा। इफ म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट, अब अगर बड़ा हो जाए, इसको चाहिए 700 nm, हम इसको 800 nm का रेडिएंट एनर्जी से रेडिएशन से इस पे एनर्जी फॉल करा दिए, तो क्या होगा, ज़्यादा हो गया। अब ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है एनर्जी ज़्यादा है, E हमारा ज़्यादा हो गया E0 से। अब ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन इजेक्ट भी करेगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा, मान लेते हैं इसको 100 रुपया चाहिए और इसके पास 120 रुपया है, तो ये इसको 100 रुपया देकर इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराएगा, बाकी 20 रुपया इलेक्ट्रॉन को दे देगा कि जाओ घूमो। इन द सेम मैनर जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो किसको मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉन को, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी।
इलेक्ट्रॉन विल इजेक्ट, थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा या बराबर होगा तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा। एंड इलेक्ट्रॉन हैज़ काइनेटिक एनर्जी, और वो काइनेटिक एनर्जी कितने के बराबर होगा? तो जाहिर सी बात है कि इतना एनर्जी हम दिए, इतना वो खा गया, मेटल सरफेस इतना रख लिया थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो जो बच गया, यानी कि जैसे हम बताए ना कि 120 जूल है और ये 100 जूल रख लिया, तो 20 जूल इसको दे देगा। तो जितना एनर्जी हम देंगे और जितना एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो माइनस कर दिए, तो जो बचा वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में हो जाएगा। 10 काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या हो गया? E माइनस ई नॉट। दैट इज, अब काइनेटिक एनर्जी का जो फिजिक्स में हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, हाफ mv², हाफ m हमारा इलेक्ट्रॉन का, v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाफ mv² इज इक्वल टू एनर्जी जो हम दिए, एनर्जी का फॉर्मूला हमारा ये वाला h न्यू माइनस h न्यू नॉट। So this is the formula for the kinetic energy of ejected electron, या velocity of ejected electron इसी से निकाल सकते हैं। v रहेगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता ही है, उधर भेजकर कैलकुलेशन कर लेंगे। This is expression for kinetic energy of ejected इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पर हम लोगों ने एक्सप्लेन किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्चुअली में क्या है, कैसे हुआ, क्यों नहीं हुआ, एंड सो ऑन। कि हमारा इस केस में इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हुआ, इस केस में इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, इस केस में इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ। तो एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर म्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू नॉट होगा, या ई ग्रेटर देन इक्वल टू ई नॉट होगा, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन विल इजेक्ट। तो यही हम लोगों ने पढ़ा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कि इफ वी रेडिएट द मेटल सरफेस विथ सर्टेन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट ग्रेटर देन और इक्वल टू डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी, द इलेक्ट्रॉन विल इजेक्ट। तो यही है ग्रेटर देन और इक्वल टू डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी। डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी ये हुआ, उससे ग्रेटर देन हमारा अगर है या इक्वल है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं करेगा। So note it down. इस कॉन्सेप्ट पर एनसीईआरटी में कई सारे क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं। नाउ यू कैन अटेम्प्ट दोज, उन सबको बना सकते हो। सपोज वी हैव अ क्वांटा जिसका 50 है, अनदर क्वांटा है जिसका एनर्जी 50 जूल है। तो अगर हम इसको ऐड करके 100 जूल का बना देते हैं, तो 100 जूल का मतलब क्या हो गया कि दोनों क्वांटा ऐड हो गया। अगर 2 क्वांटा ऐड हो सकते हैं तो भाई 3 क्वांटा भी ऐड हो जाएगा, n क्वांटा भी ऐड हो जाएगा, एंड इफ सो तो क्या हो जाएगा? एक बड़ा क्वांटा बनेगा। एक बड़ा क्वांटा बन गया, इसका मतलब फिर तो एनर्जी कंटिन्यूअस हो गया ना।
फिर कॉन्सेप्ट वहीं पर आ जाएगा जहां से शुरू हुआ कि हमारा पार्टिकल नेचर, वेव नेचर। फिर पार्टिकल नेचर का कॉन्सेप्ट ही यहां पर नहीं लग पाया। इसी वजह से अगर हम लोगों का ये 100 जूल इसको चाहिए, सो हम लोग क्या है, इसको 50-50 करके नहीं दे सकते। ये सोचें कि 50 एक क्वांटा दे दे, 50 एक क्वांटा दे दे, तो 50-50 से इसको 100 जूल नहीं मिल सकता, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। क्योंकि 50-50 से अगर मेरा हो तो इट मीन्स अगेन कॉन्सेप्ट आ गया 100, तो 50-50-50 n इंटू 50 बड़ा क्वांटा बन गया। बड़ा क्वांटा मीन्स कंटिन्यूअस वेव, कंटिन्यूअस वेव मतलब फिर मेरा पार्टिकल नेचर खत्म। दैट इज वाई अगर इसको 100 चाहिए तो 100 से कम वाला क्वांटा, एक क्वांटा रिलीज नहीं कर सकता इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अगर ऐसा जो है 100 से ज़्यादा हो, यानी कि एक ऐसा क्वांटा, सपोज इसको 100 चाहिए और एक मेरे पास क्वांटा 150 का, सो ये क्वांटा इलेक्ट्रॉन जो है इजेक्ट कर देगा, लेकिन ये क्वांटा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं करेगा। एक क्वांटा है जो 100 जूल का है, ये भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर देगा क्योंकि 100 है 100 है। ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं करेगा, पहला केस, ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं करेगा। दूसरा केस, ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा लेकिन इलेक्ट्रॉन को कोई भी स्पीड नहीं दे पाएगा, वेलोसिटी नहीं दे पाएगा, कोई भी उसमें एनर्जी नहीं दे पाएगा। उसके पास इतना एनर्जी है कि उसको फ्री कर सके, बट फ्री करने के बाद क्या करना है उसको नहीं पता, तो वेलोसिटी उसका जीरो हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा। लेकिन इस क्वांटा के पास जो है 100 जूल खर्च करने के बाद 50 जो बच रहा है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को दे देगा कि ये 50 जूल एनर्जी लो और तुम अपना काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करके जहाँ जाना है जाओ, यू आर फ्री टू मूव। 50 जूल एनर्जी जो है ये अपना दे देगा। तो इस तरह से हमारा काम होता है क्वांटा पे। हम इसको ऐड नहीं कर सकते हैं क्वांटा के एनर्जी को, क्योंकि क्वांटा की एनर्जी को ऐड कर दिए तो ऐड करके ये बड़ा क्वांटा, फिर n क्वांटा, फिर कंटिन्यूअस, तो फिर वही बात हो गया कि कंटिन्यूअस है तो पार्टिकल नेचर नहीं है, पार्टिकल नेचर नहीं है तो फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे हुआ, फिर जो है आखिर क्यों कम जो है वेवलेंथ वाले पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट क्यों नहीं हो रहा है, वो तो होना चाहिए। फिर वही ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन नहीं होगा। तो ये सारे बात को देखकर जो है यही बनाया गया कॉन्सेप्ट कि नहीं, ये हमारे पार्टिकल के फॉर्म में चलेंगे और जो हमारा कम एनर्जी वाला क्वांटा है वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं है, ये आपस में ऐड नहीं होंगे। टोटल एनर्जी ऐड हो सकता है, जिससे हमारा ये वाला फॉर्मूला बना कि E टोटल इज इक्वल टू NH न्यू, लेकिन ईच क्वांटा ऐड नहीं करेगा। यानी कि दो क्वांटा ऐड करके, जैसे दो पार्टी मिलकर एक सरकार बना लेता है, वैसा काम नहीं हो सकता क्वांटा के केस में। लेकिन पूरे देश में 545 जो है MPs हैं, तो वो काउंट होगा भाई, जीता कौन और अपोजिशन में कौन है, सब मिलकर काउंट होगा। वैसे ही टोटल क्वांटा का एनर्जी काउंट होगा, लेकिन इस टोटल का मतलब ये नहीं है कि वो एक क्वांटा बन गया। गेटिंग द पॉइंट? सो आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे।